तो गाइस मैनेजर किम की मानवा के पिछले चैप्टर में हमने देखा था नॉर्थ कोरियन आर्मी के बंदे साउथ कोरिया के एक हॉस्पिटल में आए होते हैं मिंजी को लेने के लिए, यानी कि मैनेजर किम की बेटी को लेने के लिए, क्योंकि मैनेजर किम ने नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया होता है। लेकिन हॉस्पिटल में मिंजी को बचाने के लिए साथ ही साथ पहुंच जाते हैं हानशु शियोंग। और मैंने पिछले चैप्टर में कहा था कि हानशु शियोंग लुकिसम से कनेक्ट है, जो कि कुछ लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि हानशु शियोंग लुकिसम से कनेक्ट नहीं है बल्कि वायरल हिट से कनेक्ट है। तो देखो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं कि वायरल हिट से हानशु शियोंग कनेक्ट है, लेकिन आपको बता दूं हानशु शियोंग लुकिसम से भी कनेक्ट है। डायरेक्टली कहो या फिर इनडायरेक्टली हानशु शियोंग कनेक्ट है लुकिसम से, क्योंकि जोहान शियोंग ने लुकिसम के एक चैप्टर में हानशु शियोंग के बेटे टेहुन शियोंग का टाइकोंडो कॉपी किया था। और वैसे भी मैनेजर किम और लुकिसम एक ही यूनिवर्स की मानवा है। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं 10 साल पहले का सीन, जिस वक्त हानशु शियोंग जवान था। हम देखते हैं हानशु स्काई पॉन शॉप के अंदर होता है, यानी कि प्योंगयॉन चो के इलाके में। और प्योंगयॉन चो जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान है, वो हानशु को कहता है तुम्हारे लिए यहाँ पे आना आसान नहीं रहा होगा, है ना? चलो अपना सामान वामान साइड में रख दो और यहाँ पे आके बैठो, मैं तुम्हारे साथ आज यहाँ पे खुले दिल से बात करूंगा। दरअसल हानशु यहाँ पे इसलिए आया होता है क्योंकि प्योंगयॉन चो का उसके ऊपर एहसान होता है। प्योंगयॉन चो ने हानशु, मैनेजर किम और जिनचोल पार्क को हार्बिन इंसिडेंट से बचाया होता है, यानी कि जिस वक्त मैनेजर किम लोग नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को मारने के लिए गए थे, यानी कि होने वाले प्रेसिडेंट को मारने के लिए। और प्योंगयॉन चो ने उस समय हानशु से कहा था कि मैं बाद में तुझसे कुछ मांगूंगा। इसलिए प्योंगयॉन अभी अपने साथ के बंदों को कहता है हे कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी लेके आओ। शियोंग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आया है, उसने जो वादा किया था उसे वो पूरा करेगा। और हानशु अपने मन में बोल रहा होता है शिट, उस समय इसने जो मुझसे फीस मांगी थी, मुझे नहीं पता था उस समय ये मुझसे खुद की गुलामी करने के लिए कहेगा। अभी प्योंगयॉन हानशु को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है और कहता है ये लो, इसके ऊपर साइन करो और बस तुम्हारा काम हो गया। सच में तुम्हारे हार्बिन वाले मैटर को सॉल्व करने में मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी। हार्बिन वाले किस्से की बातें आज भी मेरे दिमाग में चलती रहती है सपनों में। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुझे मेरे साथ 10 साल की पार्टनरशिप करनी होगी और इन 10 सालों में मैं तुझे काफी ज्यादा ताकतवर बनाने वाला हूँ। हानशु कहता है क्या मुझे ताकतवर बनाने वाला है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। प्योंगयॉन कहता है मैं बिल्कुल इसी की बात कर रहा हूँ, तेरे इसी एटीट्यूड की बात। शियोंग तुम्हें अपना ये एटीट्यूड फिक्स करना होगा। एक असली मार्शल आर्ट की पावर इंसानियत और अच्छे दिल में होती है, लेकिन तू बहुत ज्यादा घमंडी है क्योंकि तेरे पास काफी ज्यादा टैलेंट है। अगर तू सड़कों में लोगों के लाते मारने से अलावा और कुछ करना चाहता है और एक असली मार्शल आर्ट के रास्ते में चलना चाहता है, तो तेरे लिए ये जरूरी है, तुझे उसके लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। लेकिन हानशु में इतना ज्यादा एटीट्यूड होता है, वो अब भी प्योंगयॉन चो को मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है। लेकिन प्योंगयॉन चो इस बात का बुरा नहीं मानता और कहता है खैर जो भी हो, मेरे ऊपर यकीन करो, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पे तुम काफी ज्यादा ताकतवर बन सकते हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं खूबसूरत पहाड़ों का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं एक बेवड़े बुढ़े को जिसके हाथ में एक दारू की बोतल होती है। और हानशु अभी इसी बंदे के सामने खड़ा होता है। हानशु इस बेवड़े को कहता है हेलो, मैं यहाँ पे सर चो के कहने में आया हूँ, मैं यहाँ के काम काजों में आपकी मदद करूंगा। सर आपसे मिलके मुझे अच्छा लगा। लेकिन ये बेवड़ा कुछ भी नहीं बोलता, बस अपनी दारू पी रहा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई आम बेवड़ा है। दरअसल ये बेवड़ा क्योकुशिन कराटे का बहुत ही खतरनाक मास्टर होता है, जिसका नाम होता है कानेहारा कोता। और ये बंदा भी पीटीजे यूनिवर्स में उन बंदों में से है जो काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन उन्हें हाईलाइट नहीं किया गया होता। इसके बाद पूरे 10 साल तक हानशु शियोंग अपनी ट्रेनिंग करता है। और इसके बाद हम देखते हैं सीधा 10 साल बाद का सीन, जहाँ पे हानशु अभी हॉस्पिटल में खड़ा होता है मिंजी को बचाने के लिए। अभी नॉर्थ कोरिया के एजेंट्स यहाँ पे तबाही मचा रहे होते हैं और सबको बोल रहे होते हैं हटो सामने से हटो, आखिर उस लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है। नॉर्मली हानशु शियोंग को इतने में गुस्सा आ जाता है, लेकिन अब हानशु शियोंग ने अपने एटीट्यूड को फिक्स कर लिया होता है। इसलिए इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हानशु अभी स्माइल कर रहा होता है। हालांकि ये बात साफ होती है कि ये स्माइल बिल्कुल झूठी है। इतने में ही इन एजेंट्स की नजर पड़ती है हानशु शियोंग के ऊपर, जो यहाँ रूम में बिल्कुल किसी भूत की तरह खड़े होते हैं और बस स्माइल कर रहे होते हैं। ये एजेंट हानशु के पास आके कहते हैं आखिर तुम कौन हो, हॉस्पिटल आज बंद है, जाओ यहाँ से दफा हो जाओ। तुमने सुना नहीं क्या? हानशु अब भी स्माइल कर रहा होता है, लेकिन इतने में ही एक बंदा हानशु का कॉलर पकड़ लेता है और हानशु के ऊपर बस एक अटैक करने ही वाला होता है। इतने में ही हानशु इस बंदे के एक क्योकुशिन कराटे का मुक्का मार के इसको हवा में उड़ा देता है और एक स्माइल के साथ कहता है माफ करना, मैं यहाँ पे कुछ काम से आया हूँ, मैं बस उस बच्ची को लूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मैनेजर किम की गाड़ी अब भी ब्रिज में फंसी हुई होती है और ऑब्वियसली इस वक्त गाड़ी के अंदर मैनेजर किम और प्रेसिडेंट होते हैं नॉर्थ कोरिया के। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों ही आर्मी कार के अपोजिट साइड खड़ी होती है। नॉर्थ कोरिया वाले बंदे अभी काफी ज्यादा
तिलमिला रखे होते हैं, क्योंकि उनके प्रेसिडेंट उनके सामने होते हैं। उसके बावजूद भी वो उनको बचा नहीं सकते, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ करा तो मैनेजर किम उनके प्रेसिडेंट को जान से मार देंगे। और ये सब कुछ देख के साउथ कोरिया के बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। नॉर्थ कोरिया में कभी भी इस तरह की मुसीबत आज से पहले नहीं आई थी। मुझे लगता है नॉर्थ के आर्मी वालों को समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें भी क्या करना चाहिए। साउथ कोरिया का बंदा कहता है, वो लोग अकेले नहीं है, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। इतने में ही इस बंदे के वॉकी टॉकी में आवाज आती है, कम इन, दिस इज हाई कमांड। हम आपको बताना चाहते हैं कि किडनैपर्स ने हमसे संपर्क करा है। हमारे प्रेसिडेंट इस वक्त किडनैपर्स के पास हैं और किडनैपर इस वक्त साउथ की तरफ ही आ रहा है अपनी कार लेके। यानी कि अभी जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट का भतीजा होता है वो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को लेके आ रहा होता है ब्रिज की तरफ, और कार में रोते रोते चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तुम सालू हरामजादो, हमारे प्रेसिडेंट की बॉडी में एक स्क्रैच मारने की कोशिश मत करना। जिस किसी ने हमारे प्रेसिडेंट को किडनैप करा है मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। हट जाओ, मेरे सामने से हट जाओ, मुझे जाने दो। और ये बंदा भी पागलों की तरह अपनी कार भगा रहा होता है। ये देख के साउथ कोरिया के आर्मी के बंदे बोलते हैं, हेलो हाई कमांड, क्या वो इसी तरफ आ रहा है? आखिर अभी चल क्या रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा है। आखिर वो किडनैपर यहाँ पे कब तक पहुँच जाएगा? मुझे तो लगा था अब तक उसे पहुँच जाना चाहिए था। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये बात तो पक्की है कि हमारी साइड से भी ज्यादा देर तक हम होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्रिज में फंसी हुई कार कभी भी पानी में गिर सकती है। और अभी जो कार होती है पुल के साइड में झूल रही होती है। तभी जो साउथ कोरिया के हेडक्वार्टर में मिनिस्टर बैठा होता है वो कहता है, अगर कार पानी में गिर गई तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। उस कार को वहाँ नदी में नहीं गिरना चाहिए। मुझे लगता है हम पहले से ही काफी ज्यादा परेशानी में है और ऊपर से अब ये परेशानी। आखिर वहाँ कार के अंदर चल क्या रहा है? क्या वहाँ से हमें किसी ने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी है? लेकिन मैनेजर किम ने किसी से भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं करी होती। और वही कार के अंदर मैनेजर किम और प्रेसिडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं। जब मैनेजर किम नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को बताते हैं कि वो ये सब कुछ अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, तो नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट कहता है, क्या मतलब है तुम ये अपने परिवार के लिए कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है? तुमने यहाँ पे इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है और तुमने ये सब कुछ क्यों करा? सिर्फ अपने परिवार के लिए। जब ये मैटर निपट जाएगा उसके बाद तुम खुद को तैयार कर लेना, तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब होने वाली है। मैनेजर किम कहते हैं, जब मैं प्लान को करने के लिए तैयार हुआ था मैंने उसी समय खुद को तैयार कर लिया था। मैंने इस बारे में काफी कुछ सोचा है और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। और वहीं हम दूसरे सीन में देखते हैं जो हान चू शियोंग होता है उसने हॉस्पिटल में जितने भी नॉर्थ कोरिया के एजेंट होते हैं उनका मार मार के कुत्ता बना दिया होता है। और हान चू के हाथ में होती है छोटी मिंजी जो कि इस वक्त रो रही होती है। और हान चू कहता है, अरे मेरे बच्चे, हाँ ठीक है बस रोना बंद करो। देखो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैंने तुम्हें रुला दिया, प्लीज चुप हो जाओ। हान चू थोड़ा सा मिंजी को हंसाने की कोशिश करता है और मिंजी हंस भी जाती है। ये देख के हान चू चैन की सांस लेता है और कहता है, तुम काफी हद तक अपनी मदर की तरह लगती हो। इसका मतलब तुम्हारे अंदर तुम्हारे फादर के गुण होंगे। अरे नहीं, तुम अपने बाप की तरह नहीं हो सकती। वहीं जो गाड़ी अभी पुल में झूल रही होती है प्रेसिडेंट उसमें मैनेजर किम को कहता है, हरामजादे, क्या तू मेरी बात सुन रहा है? जब ये सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो तेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि मैनेजर किम को अभी उनके वॉकी टॉकी में एक सिग्नल मिल रहा होता है, इसलिए मैनेजर किम प्रेसिडेंट को कहते हैं, मुंह बंद कर और मुझे सुनने दे। वॉकी टॉकी में आवाज आ रही होती है, कम इन। वहाँ ब्रिज के पास मुझे एक कार दिख रही है, लगता है सिचुएशन जल्दी ही खत्म होने वाली है। दरअसल जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट का भतीजा होता है वो भी यहाँ ब्रिज में आ गया होता है अपनी कार लेके। साथ ही साथ में वो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को यहाँ पे वापस करने के लिए आया होता है और अपने हाथ सर के पीछे रख के साउथ कोरिया के मिलिट्री वाले बंदों को बोल रहा होता है रोते रोते, मैंने जो कुछ भी करा है अपनी मर्जी से करा है, हमारा प्रेसिडेंट का इसमें कोई भी हाथ नहीं है, प्लीज इसलिए मुझे हमारे सुप्रीम लीडर वापस कर दो प्लीज। वहीं साउथ कोरियंस मैसेज में आपस में बात कर रहे होते हैं, लगता है अब वो डर चुका है, हमारे प्रेसिडेंट बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो क्योंकि साउथ कोरिया को उनके प्रेसिडेंट मिल चुके हैं और अब बारी है नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट की जो अभी कार के अंदर हैं। और अगर मैनेजर किम ने नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को नॉर्थ कोरिया वालों को दे दिया तो उसके बाद मैनेजर किम की वाट लगना तय है, क्योंकि वो लोग मैनेजर किम की बहुत ही ज्यादा हालत खराब करने वाले हैं। इसीलिए मैनेजर किम नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को अभी तो नॉर्थ वालों को नहीं सौंप सकते। मैनेजर किम नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट से बस एक बात पूछते हैं, ओए क्या तुझे तैरना आता है? नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को कुछ भी समझ नहीं आता और इतने में ही मैनेजर किम कार को नदी में कुदा देते हैं, जो देख के दोनों ही देशों के लोगों की फटके चार हो जाती है, क्योंकि किसी ने भी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करी थी। लेकिन मैनेजर किम को ये करना ही था, क्योंकि पहले उन्हें अपनी सेफ्टी का ध्यान देना है। क्योंकि मैनेजर किम की वाइफ ने मरने से पहले उनसे कहा था कि तुम्हें अपनी बच्ची का हर कीमत में ध्यान रखना है, और अगर मैनेजर किम किसी भी आर्मी के हत्थे चढ़ गए तो वो लोग मैनेजर किम को मार देंगे। इसलिए मैनेजर किम का जिंदा रहना काफी ज्यादा जरूरी होता है। वही जो हान चू शियोंग होता है मिंजी को लेके किसी सेफ जगह जा रहा होता है और मिंजी की प्यारी सी स्माइल को देख के कहता है, अरे वाह, जरा तुम्हारी प्यारी सी स्माइल को तो देखो, मुझे लगता है
मुझे भी बेटी ही होनी चाहिए थी। इसका मतलब हांशु शियोंग के पास पहले से ही एक बेटा होता है जिसका नाम होता है टेहुन शियोंग। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, टेहुन कनेक्ट है लुकिसम से। वहीं हॉस्पिटल के अंदर जिन बंदों को हांशु ने पिला होता है उनमें से एक बंदा भी कराहता हुआ बोल रहा होता है, आखिर वो साला कौन था? आखिर वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है? लेकिन इतने में ही यहाँ पे एक बंदा आता है जो कि इन एजेंट्स की हालत देख के कहता है, क्या हुआ? लगता है पार्टी खत्म हो चुकी है। मुझे यहाँ पे आने में काफी ज्यादा लेट हो चुकी है। इस जगह का तो पूरी तरह से अचार बन चुका है। ये बंदा नीचे बड़े एजेंट की गर्दन पकड़ता है और कहता है, ओए मुझे बता, जिसने तुम्हारे साथ ऐसा करा वो कैसा दिखता था? असल में ये जो बंदा अभी यहाँ पे आया होता है इसका नाम होता है डैनियल बेक। और ये वही बंदा होता है जिसकी फाइट 10 साल पहले हांशु शियोंग के साथ हुई थी। और हांशु शियोंग ने उस वक्त इस बंदे का कुत्ता बना दिया था। और ये बंदा यूनिट 51 का एक एजेंट होता है जो कि बहुत ही ज्यादा खास यूनिट होती है नॉर्थ कोरिया की। और इसका कोड नेम होता है वुल्फ। और वुल्फ को देख के ऐसा लग रहा होता है कि अब वो पहले से ताकतवर हो चुका है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं साउथ कोरिया के कंट्रोल रूम का सीन, जहाँ पे मिनिस्टर अपने हेडफोन निकाल के जमीन में पटक देता है और कहता है, शिट, हमारी वाट लगने वाली है, हम मुसीबत में हैं। आखिर उस साले ने कार को पानी में क्यों कुदा दिया है? नॉर्थ वालों ने हमारे प्रेसिडेंट को पहले ही हमें सौंप दिया है। अब हम नॉर्थ वालों को उनका प्रेसिडेंट देने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकते। शिट, इससे तो उन्हें ऐसा लगेगा जैसे हम उनके प्रेसिडेंट को वापस देना ही नहीं चाहते हैं। इतने में ही एक बंदा मिनिस्टर से कहता है, सर मेरी बात सुनिए। मिनिस्टर फटी हुई हालत में कहता है, क्या हुआ? अब क्या बोलना चाहते हो तुम? सारा खेल तो खराब हो चुका है। बंदा कहता है, सर हमें आसमान में कुछ चीज उड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब तक हम उसकी पहचान नहीं कर पाए हैं कि उसको कौन उड़ा रहा है। लेकिन जिस मॉडल का वो चॉपर है उसको देख के लगता है वो हमारी ही मिलिट्री का है। इसके बाद हम देखते हैं चॉपर के अंदर का सीन, जहाँ पे पायलट एक बंदे को बोल रहा होता है, सर क्या आप सच में जा रहे हो? एक बंदा चॉपर से कूदने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और कहता है, हाँ, एक असली मर्द को अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा पूरा करना चाहिए। आखिर ये सब कुछ देखने के बाद मैं अपनी आंखें बंद कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, मैं जल्द ही वापस आता हूँ। और ये बंदा चॉपर से कूद जाता है सीधा नीचे, वो भी बिना पैरासूट के। और यहाँ पे अगर असली मर्द की बात हुई है तो ये बंदा और कौन ही हो सकता है? ये होता है कैप्टन जिनचॉल पार्क, जिसका दूसरा नाम है द गॉड ऑफ वॉर। और जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है उस चैप्टर का नाम भी यही है। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ ये वही बंदा है जिसकी फाइट आगे चल के गो किम के साथ होने वाली है। मतलब यार तुम सोच के देखो, इसकी फाइट गो किम के साथ होने वाली है, वो गो किम जिसकी फाइट टॉम ली के साथ हुई थी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।